हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स सितंबर फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक एमओयू साइन किया है एक संस्था के साथ टू इन्हेंस सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी। इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ना, वो सफाई कर्मचारी जो है उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए एक कदम उठाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो इस सफाई कर्मचारी किसको बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं। सफाई कर्मचारी किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? एक पर्सन जो एंगेज है और एम्प्लॉयड है फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग और एनी सैनिटेशन वर्क। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम दिया गया है या तो फिर कोई भी सैनिटेशन वर्क दिया गया है, उस पर्सन को बोलते हैं सफाई कर्मचारी। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गटर वगैरह साफ़ करता है, कोई कोई पब्लिक एरिया को साफ़ करता है, बराबर। तो ये सभी है ना सफाई कर्मचारी है, राइट। तो उनके वेलफेयर के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने एक एमओयू साइन किया है विद द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, राइट। ये संस्था का नाम क्या है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एमओयू क्यों साइन किया गया है? टू इन्हेंस द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द सफाई कर्मचारीज, मैनुअल स्कैवेंजर्स, वेस्ट पिकर्स एंड देयर फैमिलीज, राइट। तो उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। अभी इस एमओयू का पर्पस क्या है उसको समझते हैं। दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट एम्स टू expand the activities that promote the safety, education, skill development, entrepreneurship and long-term employment prospects, enabling the overall growth of the sanitation employees। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री और ये संस्था साथ में मिलके एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि ये सफाई कर्मचारी का सेफ्टी इम्प्रूव हो सके, उनको एजुकेशन दिया जा सके, उनकी स्किल को डेवलप किया जा सके। इंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है जो सफाई कर्मचारी के ये जो काम है वो ऑटोमेटिव मशीन के माध्यम से उसको कंप्लीट किया जा सके, ऐसे मशीन्स को डेवलप करें, राइट। और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, ऐसा ना हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक सफाई कर्मचारी जो काम करता था अगर वो काम मशीन करने लगे तो उनकी जॉब चली जाए, बराबर ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये संस्था के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा पार्टनरशिप की गई है, बराबर ना। ये जो कोलाब्रेशन है उसका एम क्या है? टू शेयर द एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स दैट एम्पावर द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, बराबर ना, राइट। अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये संस्था एक स्टेट ओन कॉरपोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर में, बराबर ना। यहाँ पे ये संस्था के द्वारा बैंकों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है कि भाई आप लोग हैं ना मैनुअल स्कैवेंजिंग जो लोग करते हैं उनको लोन प्रोवाइड कीजिए, अगर वो लोग आपका पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम आपको वापस करेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे ये संस्था का मेन काम है मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करना, बराबर ना। और ये एक नोडल एजेंसी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। तो ये मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्कीम अभी इम्प्लीमेंट हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स। ये स्कीम को भी इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये संस्था करवाती है। जैसे मैंने आपको बताया इसका मेन काम है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना बैंकों को कि आपको इन लोगों को लोन प्रोवाइड करना है ताकि वो लोग मशीन्स को परचेस कर सके, और जो लोग वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं उसकी जगह पे वो मशीन्स का यूज़ करके जो सैनिटेशन वर्क है वो कंप्लीट करे, सिंपल, बराबर ना, ओके। अगर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और उस मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? रामदास अठावले, ए नारायण स्वामी, प्रतिमा भौमिक,
ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया और यूएस ने ज्वाइंट किया है फोर्सेस इन द रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट विद द रीटैप लॉन्च। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन अ मीटिंग टूगेदरली लॉन्च यूएस इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म रीटैप लॉन्च किया है इंडिया और यूएस के द्वारा, राइट। कौन सी पार्टनरशिप के अंडर में? स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर में, बराबर ना। तो रीटैप कौन सी दो कंट्री का इनिशिएटिव है? रीटैप इंडिया और यूएस का। रीटैप का फुल फॉर्म क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। और ये कौन सी पार्टनरशिप के अंडर में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर में, बराबर ना। ओके, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में देखते हैं। कि यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, यूएस और इंडिया ने क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करते हुए 2030 तक का एक विज़न लॉन्च किया गया था, बराबर ना। और ये विज़न कब लॉन्च किया गया था? 2021 के अंदर। टू एडवांस शेड क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी गोल्स, तो क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करते हुए वो गोल्स, कुछ गोल्स को डिसाइड किया गया था इंडिया और यूएस के द्वारा, कुछ विजन्स को क्लियर किया गया था 2030 तक जिसको अचीव करना है, बराबर ना। ओके, और ये गोल कब डिसाइड किए गए थे? 2021 के अंदर, राइट। इसके लिए दो ट्रैक बनाए गए हैं इंडिया और यूएस के द्वारा, एक तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। तो ये स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर में इंडिया और यूएस ने रीटैप को लॉन्च किया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की अगर बात करूँ तो ये जो है ना एक एडवांस एनर्जी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन है, फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, डीकार्बोनाइजेशन एंड स्केलिंग ऑफ इमर्जिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर में इंडिया और यूएस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनोवेशन को इम्प्रूव करना, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर फोकस करना, डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर फोकस करना और इमर्जिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना। इसीलिए ये रीटेप को इसी पार्टनरशिप के अंडर में लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं रीटेप के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इनिशियल फोकस ऑफ दिस रीटेप विल बी ऑन ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन। स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव है क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना, लेकिन ये क्लीन एनर्जी के अंदर ये रीटेप जो लॉन्च किया गया है उसके ऊपर इनिशियली किसके ऊपर फोकस किया जाएगा? ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के ऊपर, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एंड टाइडल एनर्जी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर पहली बार मतलब इनिशियल लेवल पे फोकस किया जाएगा, बराबर ना। ये जो रीटेप लॉन्च किया गया है वो टोटली 5 थीम के ऊपर फोकस करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, piloting and testing of innovative technologies, advanced training and skill development, policy and planning for the advancing the RET and enabling the technologies, इन्वेस्टमेंट, इंक्यूबेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम। तो इनिशियल लेवल पे 5 थीम के ऊपर ये फोकस किया जाएगा रीटेप के द्वारा। रीटेप की अगर बात करूँ उसका फुल फॉर्म जो मैंने आपको पहले बताया, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया और यूएस के बीच में जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग जो ट्रेड होते हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इंडिया और उसके बीच में एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े, ऐसा यहाँ पे फोकस किया जाएगा, बराबर ना। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से पार्टनरशिप अंडर में बनाया गया है? स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप अंडर में बनाया गया है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ तो राजकुमार सिंह है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फ्रेंड्स? भगवंत खुबा, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर और जो हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर है अमित शाह, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया ई रिसोर्स वेब पोर्टल का, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ई रिसोर्स वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये जो ई रिसोर्स वेब पोर्टल है वो किसका है? इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट का है।
अभी सबसे पहले तो ये इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट क्या है, ये जो अभी जो मीटिंग हुई थी वेस्टर्न जोन काउंसिल की गांधीनगर गुजरात के अंदर, वो जोन काउंसिल क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं, बराबर ना। ओके, देखो फ्रेंड्स, इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो इंटर स्टेट काउंसिल एक मीटिंग होती है जो नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों को साथ में लाती है, बराबर ना। एक मीटिंग कि जहाँ पे सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और जो मेन पर्सन हैं, जो राजनीतिक पर्सन है सभी स्टेट गवर्नमेंट के, वो और प्राइम मिनिस्टर और जो नेशनल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स है, उनकी मीटिंग होती है इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग के अंदर, बराबर ना, राइट। तो इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग के चेयरमैन कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी होते हैं, बराबर ना। ओके, लेकिन ये इंटर स्टेट काउंसिल मतलब देश के सभी राज्य के जो मेन पर्सन्स है उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग होती है, सिंपल। लेकिन उसी तरीके से जोनल काउंसिल्स भी होता है। जोनल काउंसिल्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न जोन, साउथर्न जोन, ईस्टर्न जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, मतलब देश को बहुत सारे जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। और ये जोन के कुछ स्टेट, फॉर एग्जांपल एक जोन जो वेस्टर्न जोन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 5 स्टेट है, तो ये 5 स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होता है। फॉर एग्जांपल साउथर्न जोन के अंदर 4 स्टेट है, तो ये 4 स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलग से मीटिंग होती है, बराबर ना। तो जोन लेवल पे इश्यूज़ को सॉल्ट आउट करने के लिए और स्टेट लेवल पे इश्यूज़ को सॉल्ट आउट करने के लिए ये इंटर स्टेट काउंसिल और ये जोनल लेवल की काउंसिल्स को आयोजित किया जाता है, बराबर ना, राइट। तो अभी जो ये न्यूज़ है ना, वो अभी वेस्टर्न जोन की मीटिंग हुई थी, वेस्टर्न जोन काउंसिल की मीटिंग हुई थी गांधीनगर गुजरात के अंदर, और उसी मीटिंग के दौरान ये पोर्टल लॉन्च किया गया है इंटर स्टेट काउंसिल के सेक्रेटरीट का, बराबर ना। ओके, अभी ये पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओके, द पोर्टल इज अ रिपोजिटरी ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक द मिनट्स एंड एजेंडा of the meetings of the Interstate Council and its Standing Committee since its constitution on 28 मई 1990। तो जब से इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग शुरू हुई तब से लेके अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है इंटरस्टेट काउंसिल की, वो सभी मीटिंग्स के हर एक मिनट के बारे में ये पोर्टल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बराबर ना, राइट। और इसके अलावा इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग तो 1990 से शुरू हुई, जोनल काउंसिल्स की जो मीटिंग 1957 से शुरू हुई, उस मीटिंग के भी हर एक मिनट्स का इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज फॉर द पॉलिसी इंटरवेंशंस। तो अभी तक की ये सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को बना सकता है इफेक्टिवली। तो एक ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस वेस्टर्न जोन काउंसिल की बात करूं, जो 26th मीटिंग थी वेस्टर्न जोन काउंसिल की, कहाँ पे हुई थी, गांधीनगर के अंदर, बराबर ना। तो टोटल 17 इश्यूज़ को डिस्कस किए गए थे इस मीटिंग के दौरान, और उसमें से 9 को तो सॉल्ट आउट किया गया है, बराबर ना। ओके, और द वेस्टर्न जोनल काउंसिल मेंबर स्टेट्स वेर इंस्ट्रक्टेड टू वर्क ऑन द 3 इश्यूज़। उनको 3 इश्यूज़ के ऊपर वर्क करने के लिए बोला गया है। कौन से 3 इश्यूज़ के ऊपर, पोषण अभियान के लिए, पोषण नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टू अचीव द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। दूसरा इश्यू है रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, और तीसरा इश्यू है टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम टू एवरी पुअर हाउस होल्ड, बराबर ना। तो ये 3 इश्यूज़ के ऊपर फोकस करने के लिए बुलाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वेस्टर्न जोन काउंसिल के जो स्टेट्स हैं उनको बोला गया है, बराबर। टोटल 17 इश्यूज़ को डिस्कस किए गए थे, उसमें से 9 इश्यूज़ को सॉल्ट आउट किया गया है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स ये न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स,
कि राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अभी लॉन्च किया है फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। उसके बारे में बात करते हैं। स्टेट न्यूज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। न्यूज़ एक्चुअली 15 अगस्त के ऊपर इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया है अभी सितंबर महीने के अंदर, कि जो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, उनके द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम लॉन्च की गई है। दिस स्कीम is one of the major welfare schemes of the Rajasthan government, which seeks to distribute the free food packets to more than 10.4 million families for free every month. मोर देन 10.4 मिलियन फैमिलीज़ को एवरी मंथ फ्री फूड पैकेट देने के लिए ये वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। दिस स्कीम विल बी बेनिफिट अप टू 50 मिलियन इंडिविजुअल्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं स्कीम के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो स्कीम इज़ अ पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज। जो महंगाई बढ़ गई है, नेशनल लेवल पे बढ़ गई है और स्टेट लेवल पे भी बढ़ गई है, तो उस महंगाई का सामना करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। विच वॉज अनाउंस बाय द चीफ मिनिस्टर इन February 2023। जब बजट अनाउंस किया गया था स्टेट गवर्नमेंट का, तभी इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज लॉन्च किया गया था, बराबर, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। उसी का ये पार्ट है ये स्कीम, बराबर ना, राइट। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड ₹19,500 करोड़ फॉर द इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज। ये जो इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कितना अलोकेट किया गया था बजट के अंदर, 19,500 करोड़। और दिस फ्री फूड पैकेट स्कीम विल रिपोर्टेडली कॉस्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ₹4500 करोड़ एन्युअली। टोटल इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज तो 19,500 करोड़ का था, लेकिन ये फ्री फूड पैकेज जो 50 मिलियन इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करेगी, वो एक साल का कितना बर्डन बढ़ाएगी स्टेट गवर्नमेंट का, 4500 करोड़ रुपए का, बराबर ना। ओके, अगर मैं स्कीम के बारे में बात करूँ तो इस स्कीम के फीचर्स में क्या है, तो अंडर द स्कीम फैमिलीज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विल रिसीव द अन्नपूर्णा फूड पैकेट एवरी मंथ फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप। जो सस्ते अनाज की दुकान होती है, वहाँ से जो फैमिली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में एलिजिबल है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में कौन एलिजिबल है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो लोग, बराबर ना, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, बराबर ना, उनको सस्ती अनाज की दुकान पे ये बेनिफिट मिलेगा। ईच फूड पैकेट के अंदर 1 किलोग्राम ईच ऑफ चना दाल, शुगर सॉल्ट, 1 लीटर ऑफ द सोयाबीन रिफाइंड एडिबल ऑयल, 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर एंड 50 ग्राम ऑफ द टर्मेरिक। ये हर एक फूड पैकेट के अंदर इतना होगा, बराबर ना, राइट। और ये सस्ते अनाज की दुकान के ऊपर वो जो भी कोई बेनिफिट लेना चाहता है वो वहाँ पे जाके ले सकता है, सिंपल। एलिजिबिलिटीज़ की बात करूँ तो जो बेनिफिशियरी है शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द राजस्थान। बेनिफिशियरी शुड ऑल्सो हैव अ जन आधार कार्ड, 1 नंबर 1 कार्ड 1 आइडेंटिटी स्कीम ऑफ राजस्थान। जो बेनिफिशियरी है वो एक तो परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट का, उसके अलावा बेनिफिशियरी के पास क्या आना चाहिए, जन आधार कार्ड। ये 1 नंबर 1 कार्ड और 1 आइडेंटिटी स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की, उसके अंदर में जन आधार कार्ड बनाया गया है, उसका वो बेनिफिट लेता होना चाहिए, बराबर ना। और ये फैमिली ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बराबर ना। तो ये उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बराबर ना। तो आपको जस्ट ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, उसके बेनिफिट्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए, बराबर ना। ओके, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन द मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023, जो कहाँ पे कैरी आउट की गई थी, इजिप्ट के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग ऑफ 137 पर्सनल हैज़ डिपार्टेड टू द इजिप्ट टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो जॉइंटली होस्ट किया गया था यूएस और इजिप्ट के द्वारा, बराबर ना। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार विल बी लीड बाय यूएस सेंटकॉम, यूएस सेंट्रल कमांड के द्वारा ये एक्सरसाइज को लीड किया गया था। लेकिन इस एक्सरसाइज को कहाँ पे कैरी आउट किया गया,
इजिप्ट के अंदर उसका नाम क्या है, ब्राइट स्टार, उसमें इंडियन आर्मी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। दिस एक्सरसाइज विल बी प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन आर्मी टू शेयर द बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस विद द अदर आर्मीज इन एट इनहेंसिंग द डिफेंस कोऑपरेशन। अल्टीमेटली ये एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव तो डिफेंस कोऑपरेशन का ही है, लेकिन एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इंडिया के द्वारा पहली बार इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया गया है, बराबर ना। ओके यस, ये जो 2023 का एडिशन है ब्राइट स्टार का, उसके अंदर 34 कंट्रीज़ की तरह पार्टिसिपेट किया गया है, इंक्लूडिंग यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतार, और इट विल बी द लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है ब्राइट स्टार के अंदर, बराबर ना, राइट। कि अगर मैं इस न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो ब्राइट स्टार वॉज इनिशियली कंसेप्चुलाइज एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज जो यूएस और इजिप्ट के बीच में होती थी। 1977 के अंदर इसका अकॉर्ड साइन किया गया था, एग्रीमेंट, लेकिन इस एक्सरसाइज की शुरुआत कब हुई थी, 1980 के अंदर यूएस और इजिप्ट के बीच में, बराबर ना। फिर 2021 के अंदर जो लास्ट एडिशन हुआ था उसमें अंदर 21 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और इस एडिशन के अंदर 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया भी पहली बार इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और अगर मैं इजिप्ट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा मडबूली, कैपिटल है कैरो और करेंसी है पाउंड, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया 2023 का एडिशन का, उसके बारे में बात करते हैं। टोटल 4 लोगों को ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है उसके बारे में, उसमें से एक इंडियन पर्सनालिटी है। ओके तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन फिलीपाइंस बेस्ड एक संस्था है जो हर साल रेमन मैग्सेसे अवार्ड देती है, बराबर ना। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज़ फॉर एशिया भी माना जाता है, बराबर ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और 2023 का एडिशन अभी अनाउंस किया गया है। टोटल 4 लोगों को, एक्चुअली 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, बराबर ना, इस साल। एक तो है इंडियन पर्सनैलिटी जिसका नाम रवि कानन है, जिनको हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर ये कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। फिर दूसरा है मिरियम कर्नल, जिनको वुमेन इन पीस बिल्डिंग पायोनियर वो कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, जो फिलीपाइंस से बिलोंग करते हैं। यूगेनो लिमोस, जो फूड सॉवरेनिटी विजनरी के कैटेगरी में उनको अवार्ड दिया गया, जो टाइमर लेस्टी के कंट्री से बिलोंग करते हैं। और कोरवी रक्षन, एजुकेशन फॉर द ऑल चैम्पियन, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। टोटल ये 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, बराबर ना। और उसमें से एक है रवि कानन, इसके लिए हमारे लिए इस न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया माना जाता है उसको, इसके लिए भी उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बराबर ना, ओके। टोटल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के द्वारा ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड 59 अवार्ड इंडिया को मिल चुके हैं अभी तक, बराबर ना। और फिलीपाइंस हैज़ रिसीव 65 अवार्ड्स। सबसे ज़्यादा रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपाइंस से जीता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंडिया, बराबर 59 अवार्ड जीते हैं, बराबर, इंडिया के द्वारा, ओके। और यहाँ पे इस अवार्ड के अंदर जो जीतता है उसको एक कैश प्राइस कितना दिया जाता है, $50,000 का दिया जाता है, बराबर, ध्यान में रखना है। और कौन से लोगों ने ये अवार्ड जीता है, जैसे हमने बात की, रवि कानन जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, कोरवी रक्षन बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, यूगेन्यो लिमोस टाइमर लेस्टे से बिलोंग करते हैं, और मिरियम कर्नल फेरर जो फिलीपाइन से बिलोंग करते हैं, बराबर ना, ओके। अगर मैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज़ अ ईयरली ऑनर created to uphold the values of the 7th president of the Philippines, रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे। तो फिलीपाइंस के 7th प्रेसिडेंट थे रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे, उनकी याद में ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, बराबर ना, राइट। और ये जो अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसको नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है, बराबर ना। उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस अवार्ड का 1958 से ये अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना, राइट। From 1958 to 2008, the award was given in the 6 categories annually, 5 of which were eliminated in the 2009. 2009 के अंदर ये 6 में से 5 को एलिमिनेट कर दिया गया। और except for the emergent leadership, the awards are no longer given in any predefined category. 2009 से जो पर्सन एक इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मतलब जो पर्सन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर
एक अच्छा लीडर साबित होता है उस पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना। बाकी जो टोटल 6 कैटेगरी में पहले दिया जाता था, उसमें से लेकिन 5 कैटेगरी को एलिमिनेट कर दिया गया 2009 के अंदर, बराबर ना। ओके, कौन कौन सी इंडियन पर्सनालिटीज के द्वारा ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता गया है पास्ट के अंदर? तो सत्यजीत राय 1967 के अंदर जीता गया, फिल्म मेकर थे वो। प्रकाश आमटे 2008 के अंदर जो इंडियन मेडिकल डॉक्टर थे। रवीश कुमार इंडियन जर्नलिस्ट थे। किरण बेदी 1994 के अंदर IPS ऑफिसर, बराबर ना, उनको ये अवार्ड दिया गया था। और अभी डॉक्टर रवि कानन को दिया गया है, बराबर ना, हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर, बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की बात करूं तो चेयरमैन है अभी वो ऑलियो आर मोंटिनोला। एस्टेब्लिशमेंट हो 1957 के अंदर, कहाँ पे हेडक्वार्टर उसका? मनीला, फिलीपाइंस के अंदर, बराबर ना। ओके, चलो हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बैठाई गई है टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन इलेक्शन इफेक्टिवली, उसके बारे में बात करते हैं। Union government formed a committee under the leadership of former President of India, Ramnath Kovind, to explore the possibility of the one nation one election, which aims to hold general Lok Sabha election and state elections simultaneously. वन नेशन वन इलेक्शन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लानिंग है लॉन्च करने का। अभी ये बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया है, जस्ट इसके बारे में सोचा गया है और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है उसको इवोल्यूट करने के लिए कमेटी बिठाई गई है। और इस कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है? तो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनको इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, बराबर ना। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी जो फॉर एग्जांपल लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, अलग अलग राज्यसभा का इलेक्शन अलग होता है, तो हर बार कैंपेनिंग का खर्चा भी अलग अलग होता है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन है ना, उसको रिड्यूस करना है और उसके अलावा एक ही दिन में या तो फिर कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सभी इलेक्शंस एक साथ में कवर अप हो जाए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लानिंग है, बराबर ना। उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बिल पेश करने का सोच रहा है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है उसको इवोल्यूट करने के लिए यहाँ पे एक कमेटी बिठाई गई है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस कमेटी के अदर मेंबर्स की बात करूँ तो अमित शाह यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, अधीर रंजन चौधरी जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस इन अपोजिशन लोकसभा, गुलाम नबी आज़ाद फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन, NK सिंह जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन थे, सुभाष सी कश्यप जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं लोकसभा के, हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट हैं, और संजय कोठारी जो फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे। उन लोगों को इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया, जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे? रामनाथ कोविंद जी, बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं इस कमेटी के प्राइमरी फोकस के बारे में बात करूँ तो रिव्यू करेगा और रिकमेंड करेगा रिविजन्स टू द रेगुलेशन ऑफ द पीपल एक्ट। जो एक्ट के अंडर में ये जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उस एक्ट का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। इसको रिवीजन किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा, राइट। इट विल बी असेस द वेदर द स्टेट रेटिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल रिविजन्स एंड प्रोवाइड द सुटेबल रिकमेंडेशंस। ये कमेटी इवोल्यूट करेगी कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के रेटिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करना है तो, राइट। ओके, और ये वन नेशन वन इलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन विच इन्वेसिज simultaneous elections of the Lok Sabha and all state assemblies either on the single day or within a specific time period. In India, general elections for the member of the parliaments and state assembly polls are held separately when the tenure of the incumbent government comes to the end or it gets dissolved for the some reason, बराबर ना। इंडिया के अंदर अभी तक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टेन्योर ख़त्म हो गया या तो फिर कोई रीज़न की वजह से डिसॉल्व हो गया कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का, बराबर, स्टेट सेंट्रल, तो उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के जो पोल्स है ना वो सेपरेटली कैरी आउट होते हैं, बराबर ना, राइट। तो अभी वो जो पोल्स है वो एक ही दिन के ऊपर कैरी आउट करने हैं, ऐसा इस बिल के अंदर प्रावधान रखना है, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो बेनिफिट्स क्या होगी इसके माध्यम से? तो रिड्यूस द इलेक्टोरल कॉस्ट फॉर बोथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कैंडिडेट्स,
eases the burden on the administrative and security forces with the fewer election duties, ensures the consistency and connectivity in the policies and programs between the central government and state, enable the government to focus on the governance instead of the constant election campaigning. यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल एक राज्य का ख़त्म हुआ कैंपेनिंग, दूसरे राज्य का शुरू होगा, फिर तीसरा राज्य का शुरू होगा, तो ये कैंपेनिंग में पूरा टाइम चला जाता है। इसकी जगह पे अगर एक ही टाइम पीरियड पे सभी का इलेक्शन होगा तो एक साथ ही कैंपेनिंग होगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, पोटेंशियली इंक्रीज द वोटर टर्नआउट ड्यू टू द कन्वीनियंस ऑफ कास्टिंग मल्टीपल बैलेट्स एट वंस, बराबर ना। ओके, तो ये सब उसके बेनिफिट्स है, सिंपल, बराबर ना। तो इस रीजन से इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक कमेटी को बैठाया गया है जिसको जो जो उसकी पॉसिबिलिटी को एसेस कर रही है, बराबर। उसके चेयरमैन कौन है? रामनाथ कोविंद जी, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू द सन, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। इसरो लॉन्च आदित्य L1 लैंग्राज पॉइंट 1, L1 का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्राज पॉइंट 1, इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन, जो कौन से रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? PSLV C57 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है, बराबर ना। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ से लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, और ये इंडिया के द्वारा पहली बार सन के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है आदित्य। और L1 क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे इस स्पेसक्राफ्ट को जो ऑर्बिट के ऊपर रखा जाएगा वो कौन सा पॉइंट है? L1 पॉइंट है, बराबर ना। लैंग्राज 1 पॉइंट है जो इंडिया और सन के सिस्टम के बीच में है, जहाँ इस पॉइंट के ऊपर रहते हुए विदाउट द इफेक्ट ऑफ सन आप सन का इन्वेस्टिगेशन कॉन्स्टेंटली कर सकते हो, बराबर ना। तो उस पॉइंट के ऊपर इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है इस मिशन के अंडर में, बराबर ना। ओके, इस मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन रहेंगे फ्रेंड्स? तो निगार शाजी, एन इसरो वुमेन साइंटिस्ट फ्रॉम द तेंकासी तमिलनाडु इज अ मिशन डायरेक्टर ऑफ द आदित्य L1 मिशन, बराबर ना, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? टू स्टडी द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन, टू अंडरस्टैंड द इनिशिएशन ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर, टू अंडरस्टैंड द कपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर ऑफ द सोलर, टू अंडरस्टैंड सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी, बराबर ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, और इस मिशन के दौरान इतने पेलोड्स को लॉन्च किया गया। कौन कौन से पेलोड्स को लॉन्च किया गया है? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर। तो ये 7 पेलोड्स को भी इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इस मिशन के अंदर लॉन्च किया गया है, बराबर। अलग अलग पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल अगर मैं सभी पेलोड्स के फंक्शन के बारे में बात करूँ तो ये जो पेलोड है VELC, बराबर ना, ये जो पेलोड है वो कब कहाँ पे डेवलप किया गया है? बेंगलुरु के अंदर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है वहाँ पे। और ये जो पेलोड जो VELC है वो क्या करेगा? वो स्टडी करेगा सोलर कोरोना का, सूर्य का जो कोरोना है ना उसको स्टडी करेगा, बराबर ना। अगर मैं सूट पेलोड की बात करूँ, सूट का फुल फॉर्म क्या है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। अगर मैं इस सूट पेलोड की बात करूँ तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो डेवलप किया गया है एट द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो पुणे के अंदर है, जो विल इमेज द सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इन द नियर अल्ट्रावायलेट एंड ऑल्सो मेजर द सोलर इरिडेंस वेरिएशंस इन द नियर अल्ट्रावायलेट, बराबर ना। ये पर्पज से उसको लॉन्च किया गया। तो मतलब ये सभी 7 पेलोड्स है ना अलग अलग पर्पज से लॉन्च किए गए हैं, जस्ट वो ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं सन के बारे में बात करूं तो सन की जो एस्टिमेटेड एज है 4.5 मिलियन डॉलर्स है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन 150 मिलियन किलोमीटर। द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज द फोटोस्फीयर, इज रिलेटिवली कूल्ड एंड हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस, बराबर ना। तो जो विजिबल सरफेस है सन की उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, बराबर ना। और उसका जो रिलेटिवली टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, बराबर ना। ओके,
अगर मैं लांगराज पॉइंट की बात करूं, जिस पॉइंट के ऊपर इस मिशन को लॉन्च किया गया है, तो लांगराज पॉइंट्स आर नेम आफ्टर द जोसेफ लुइस लांगराज, a French Italian mathematician who discovered their existence during his study of planetary physics in the 18th century. Lagrange points are imaginary points in the space where objects sent there will be stay put. ये लैग्रांज पॉइंट एक ऐसे पॉइंट्स है कि जहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंड करते हो ना, बराबर, मतलब वहाँ पे एज इट इज़ रहते हैं. At Lagrange point, the gravitational pull of the two large bodies equals the necessary centrifugal force required for the small object to move with them. तो एक ऐसे पॉइंट्स है लैग्रांज पॉइंट्स, बराबर ना, कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो ना तो वो दो बॉडी, फॉर एग्जांपल एक सन और एक अर्थ, बराबर, अर्थ की कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन की कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन आपने उसके बीच में एक ऐसे पॉइंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा है या स्पेसक्राफ्ट को रखा है जो दोनों में से किसी की ग्रेविटी फोर्स उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, बराबर, वो वहाँ पे एज इट इज रहेगा, सिंपल, बराबर ना. तो टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स डिनोट एज L1, L2, L3, L4 एंड L5 आर देयर. उसमें से L1 के ऊपर इसको भेजा जाएगा, बराबर ना, कंटिन्यूसली सोलर सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सिंपल, बराबर ना. ओके, अगर मैं इसरो के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, चेयरमैन है एस सोमनाथ, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, और कब इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 के अंदर, बराबर ना. ओके, चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि इंडिया विल सेलिब्रेट 23 अगस्त इज अ नेशनल स्पेस डे टू मार्क द चंद्रयान 3 सक्सेस. एक्चुअली ये अगस्त वीक की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ रह गई थी, इसके लिए हम इसको कवर कर रहे हैं, बराबर ना. Prime Minister Narendra Modi declared that 23rd August of every year will be observed as a National Space Day in India to commemorate the soft landing of the Chandrayaan 3 on the moon. तो चंद्रयान 3 जो मून के ऊपर जिस सॉफ्ट लैंडिंग किया 23rd अगस्त के ऊपर, इसके लिए हम हर साल 23rd अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे, बराबर ना. ऐसा पीएम मोदी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया, बराबर ना. ओके, नेशनल स्पेस डे, दिस डे विल बी सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन and inspire the younger generations to get involved in the field of the science, technology and space, बराबर ना. ओके, अगर मैं इस इवेंट के हाईलाइट्स के बारे में बात करूं, पीएम प्रेज द इसरो साइंटिस्ट फॉर टेकिंग द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू द मून. तो यहाँ पे ये जो चंद्रयान 3 भेजा गया उसमें बहुत सारा कंटेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया था, बराबर ना. ओके, अगर मैं अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ इस मिशन के, तो सक्सेसफुल थर्ड लूनर मिशन हैज़ मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू रीच नियर द मून्स साउथ पोल एंड द फोर्थ टू लैंड द स्पेसक्राफ्ट ऑन द लूनर सरफेस. इंडिया एक पहला देश बन गया है जो मून के साउथ पोल के ऊपर जिसने कदम रखा है, और वो फोर्थ नेशन बना है जिसने मून के सरफेस के ऊपर कदम रखा है, बराबर ना. राइट, अदर 3 नेशंस की अगर बात करूँ तो यूएसए, रशिया और चाइना ऑलरेडी मून के सरफेस के ऊपर लैंड कर चुके हैं, लेकिन इंडिया पहला नेशन बना है जिसने मून के साउथ पोल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है, बराबर ना. राइट, उसके अलावा पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे चंद्रयान 3 के द्वारा जो सॉफ्ट लैंडिंग किया गया उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति, और जो चंद्रयान 2 के द्वारा जो सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था, हालांकि वो क्रैश हो गया था उस पॉइंट के ऊपर जब लैंड होना था, लेकिन जब वो क्रैश हुआ था जो पॉइंट के ऊपर, बराबर ना, वो पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, तिरंगा, बराबर, ध्यान में रखना है. ओके, तो आई थिंक आप इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा. जस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है, नेशनल स्पेस डे भी कैरी आउट किया गया 23rd अगस्त को, जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग किया मून के ऊपर, बराबर ना. ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सीडोट के द्वारा लॉन्च किया गया है त्रिनेत्र, एक साइबर थ्रेट डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन सिस्टम ऑन इट्स 40th फाउंडेशन डे. उसके बारे में बात करते हैं. तो ऑन द ओकेजन ऑफ द 40th फाउंडेशन डे ऑफ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडॉट, एक त्रिनेत्र, एक इंडिजिनियसली डेवलप साइबर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया है सीडॉट के द्वारा, बराबर ना, जो सीडॉट के द्वारा डोमेस्टिकली बनाया गया है, बराबर ना. अगर मैं सीडॉट की बात करूँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एक संस्था है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में काम करती है. उसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1984 को, और उसके अभी 40 साल कंप्लीट हुए हैं, बराबर ना. इसके लिए ये लॉन्च किया गया है त्रिनेत्र. अगर मैं त्रिनेत्र की बात करूँ तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम combining the security information and event management,
सिक्योरिटी orchestration and the automated response, data loss prevention, user entity and behavior analytics, मल्टी सोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस एंड अदर्स। बराबर ना। अल्टीमेटली ये जो त्रिनेत्र है जो सीडर के द्वारा डेवलप किया गया है वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो साइबर थ्रेट सिक्योरिटी है, साइबर थ्रेट के सामने लड़ने के लिए इसको बनाया गया है। बराबर ना। ये त्रिनेत्र सॉल्यूशन प्रोवाइडेड 24/7 नियर रियल टाइम एक्शनेबल साइबर सिक्योरिटी स्टेटस एंड क्विकली डील विद द साइबर थ्रेट लाइक द वायरसेस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर। ये इसके साथ एकदम रियल टाइम डील कर देता है। सिंपल, अगर उसको पता चल गया कि भाई कोई मालवेयर है, कोई वायरस है, कोई स्पाईवेयर घुस गया है, तो वो तुरंत उसको डिफीट करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। बराबर ना। राइट। इट चेक्स द कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सर्वर्स एंड वर्चुअल मशीन्स इन द कंपनी टू मेक श्योर कि दे आर सेफ फ्रॉम द साइबर अटैक्स। बराबर ना। तो ये त्रिनेत्र किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सीडोट के द्वारा। बराबर ना। ओके। अगर मैं सीडोट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो सीईओ है राजकुमार उपाध्याय, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और 1984 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बराबर ना। ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।